जय हिंद। हम शुरू कर चुके हैं बैंकिंग और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई के बारे में। ये लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, काफ़ी छोटा होगा, लेकिन हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से आना तय है। इतना इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है, हर एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ, आरबीआई एक्ट से, जो 1934 में आया था। पहले ये प्राइवेट बैंक के रूप में आई थी, प्राइवेट कंपनी के रूप में। बाद में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकार ने 100% इसके शेयर अपने पास रख लिए। तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 में आया और आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे ये इसका काम क्या होता है? तो आरबीआई के काम खूब पूछे जाते हैं। ये निर्गम एजेंसी है, वितरणकारी एजेंसी है। निर्गम एजेंसी मतलब नोटों को छापती है, नोटों को बांटती है। क्लियर? सरकार का बैंक है, ये भी पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। सरकार का बैंक कौन है? आरबीआई। मौद्रिक एवं साख नीति को देखती है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करती है। ये क्यों जरूरी है? मार्केट में कितना फ्लो बन रहा है, कितनी डिमांड है, कितना इन्फ्लेशन बन रहा है, कितना रोजगार जनरेट हो रहा है, इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करती है। विदेशी विनिमय भंडार का संग्रह करता है। जो हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व आते हैं बाहर से, उसको कौन देखती है? आरबीआई। उसको कौन मेंटेन करती है? आरबीआई। अभी के टाइम में हम खूब फॉरेक्स रिजर्व पा रहे हैं, करीब $600 बिलियन प्लस है। सरकार का एजेंट होता है और बैंकों का बैंक होता है। ये सारे अनुसूचित बैंकों का खाता ये रखती है, तो बैंकों का बैंक है। ठीक? तो ये सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है। ये सब इसके काम है। मुद्रा छपाई करती है। ये क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी से ये तय करती है कि मार्केट में कितना पैसे का फ्लो होना है और कितना पैसा निकाल लेना है। इसके तौर तरीके होते हैं, जब वो समझाएंगे, जब उसकी क्लास चलेगी तो अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कौन होते हैं? सरकारी स्तर पे कौन होते हैं? एक गवर्नर होते हैं आरबीआई के, शक्तिकांत दास सर हैं अभी, और 4 उप गवर्नर होते हैं। गैर सरकारी में कौन कौन आते हैं? इसमें सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक, सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक। इसमें 2 सरकारी अधिकारी होते हैं। कुल 21 इसके सदस्य होते हैं। एक गवर्नर हो गए, 4 उप गवर्नर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर। गैर सरकारी में आते हैं सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक। तो 10, 4, 1, 5 हो गए यहाँ, 10, 15 प्लस 2 17, 2 सरकारी अधिकारी। अन्य 4 निदेशक 4 स्थानीय बोर्डों से। इसके स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। 4 स्थानीय बोर्ड कहाँ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। 4 स्थानीय बोर्ड से प्रत्येक में से एक एक अपॉइंट होते हैं इसमें सदस्य। तो अन्य 4 निदेशक, उसके जो निदेशक होते हैं वो अपॉइंट क्या होते हैं? मतलब होते ही हैं। 4 स्थानीय बोर्ड। क्लियर है? अब होती है आरबीआई की मौद्रिक नीति। आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या है भाई? मॉनेटरी पॉलिसी। तो बचत निवेश को बढ़ावा देना, बचत को बढ़ावा देना इकोनॉमी के लिए। व्यवसाय चक्र का प्रबंधन, व्यवसाय चक्र का जो मैनेजमेंट है, कैसे इकोनॉमी चल रही है, कैसे बिजनेस हो रहा है, उसका मेंटेनेंस कौन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से तय होता है। कुल मांग और विनिमय आदि काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। क्या काम है मॉनेटरी पॉलिसी? कि देश में एक लेवल से नीचे इन्फ्लेशन नहीं आना चाहिए और एक लेवल से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। अगर एक लेवल से नीचे इन्फ्लेशन आ गया, मतलब चीज़ें सस्ती हो रही है, तो इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगा भाई? पहला सवाल तो यही है। इन्वेस्टर इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के दाम सस्ते हो गए हैं, उसको अपना लाभ, मुनाफा नहीं मिल पा रहा है। तो एक लेवल से नीचे महंगाई जाए तो उपभोक्ता के लिए तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक लेवल से अगर ऊपर महंगाई जाए तो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इकोनॉमी में उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। और बिक क्या रहा है? धीरे धीरे उपभोक्ता के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ता है। ऐसी कंडीशन में जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ने लगेगा तो उपभोक्ता उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं। जब खरीदेंगे नहीं, डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर निवेशक क्यों बनाएंगे? निवेशक निवेश क्यों करेंगे?
निवेश तो इसीलिए ना कर रहे थे कि वो बनेगी। जब यहाँ डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तो कुल मिला के ये है कि एक लेवल से ऊपर जाना भी गड़बड़ है अर्थव्यवस्था के लिए, और एक लेवल से नीचे आना भी गड़बड़ है। मतलब बीच में मेंटेन रहना चाहिए कहीं ना कहीं। मौद्रिक पॉलिसी के हिसाब से, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से रेट कितनी तय की है इन्फ्लेशन का? 4%, 4 ± 2 to 6%। 2 से नीचे नहीं आना चाहिए, 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यही टारगेट दिया गया है 5 साल के लिए। 2016 में दिया गया था, 5 साल के लिए टारगेट दिया गया है उतने लेवल पे। अब ये मेंटेन अगर रहता है तो अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? अगर इतना रहता है तो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लो होगा पैसे का। पैसा जा रहा है अर्थव्यवस्था में, जैसे ही पैसा जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आया तो फिर डिमांड बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में अगर डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, तो रोजगार बढ़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या होता है? रोजगार का सृजन करना, डिमांड बढ़ाना, सप्लाई बढ़ाना, सप्लाई चेन मेंटेन करना, महंगाई मेंटेन करना, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। तो देखिए इसका क्या होता है? बचत निवेश को बढ़ावा देना, व्यवसाय चक्र का प्रबंधन, कुल मांगों का विनियमन आदि। अब लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण फ्रेमवर्क, FITF, ये क्या होता है भाई? वही चीज़ होता है जो मैंने बता दिया। यह केंद्रीय बैंक द्वारा एक निश्चित स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को तय करता है। एक निश्चित स्तर से ऊपर भी ना जाए, एक निश्चित स्तर से कम भी ना हो। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? घरेलू निजी क्षेत्र को बेहतर ढंग से निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। घरेलू निजी क्षेत्र को बेहतर ढंग से निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ इस तरीके से प्लान बनाएगी। कुछ वीडियो पहले हमने पढ़ा था कि स्टैगफ्लेशन आ जाता है, मतलब कि निवेशक आ नहीं रहे हैं और इन्फ्लेशन भी है, लोगों के हाथ में पैसा है, निवेशक आ नहीं रहे। तो कुछ इस तरीके की मौद्रिक पॉलिसी बनाई जाती है जिससे उस समस्या को टेकल कर सके हम लोग। क्लियर है? तो घरेलू निजी क्षेत्र को बेहतर ढंग से निवेश के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य होता है, इसका आवश्यकता होती है इसकी, इसलिए बनाया गया है। लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क, लचीली रहे, एक लेवल से नीचे ना जाए, एक लेवल से ऊपर ना जाए। अगर ऊपर जाने लगा तो मार्केट में, अगर मुद्रास्फीति ऊपर जाने लगी मतलब मार्केट में पैसा जा रहा है तो उसको खींच लेंगे। अगर नीचे जाने लगी तो मार्केट में पैसा बहुत कम जा रहा है तो बढ़ा देंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट में पैसा भी है और बेरोजगारी भी होती है, मतलब निवेशक भी नहीं आते, तो उसको भी देखना पड़ता है। वो रेयर कंडीशन होती है जो हम पहले समझ चुके हैं। शुरुआत इसकी कब हुई? RBI अधिनियम 1934 से हुई। 2016 में इसका संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया इसमें। इसके लिए 5 वर्ष का टारगेट दिया गया है 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक का। CPI को बरकरार रखना है 4% पे, 2 ± 6। CPI से ही तो महंगाई तय होती है। और पहले हमने पढ़ा था रघुराम राजन सराय 2014 में, उन्होंने बोला कि उसके पहले हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से डिसाइड करते थे महंगाई। तो उन्होंने बोला कि एक तो पहली बात ये है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स सेवाओं को इंक्लूड नहीं करता है। दूसरी बात ये है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को बताता है। कहने का मतलब है सप्लाई चेन की तरफ से, सप्लाई की तरफ से, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से ये काउंट करता है महंगाई। लेकिन सबसे ज़्यादा देश में असर महंगाई का पड़ता है आम जनता पे। और आम जनता क्या उपभोग करती है? सीधा कंज्यूम करती है, कंज्यूमर होती है। और सीधे कंज्यूम कर रही है तो उसको मेजर करने का सबसे बेहतर तरीका ये होना चाहिए ना कि कंज्यूमर लेवल पे मेजर करें, न कि उत्पादन लेवल पे मेजर करें। तो रघुराम राजन सर ने बोला कि सबसे अच्छा तरीका है CPI को मेजर कीजिए। ये WPI से काम नहीं चलने वाला। CPI पे मेजर करेंगे तो अच्छे से हम इकोनॉमी को समझ पाएंगे, और अच्छे से इकोनॉमी में कितना फ्लो बनाना है वो हम डिसाइड कर पाएंगे। तब से हम क्या करते हैं? CPI को मेजर करते हैं। ठीक, तो CPI के लिए टारगेट दिया गया था 2 to 6%, मतलब 4 ± 2। 4 पे मेंटेन रहना चाहिए एवरेज। 2% ऊपर जा सकता है महंगाई, 2% नीचे भी जा सकता है। लेकिन 2% से नीचे जाने लगा तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, 2% से ऊपर भी जाने लगा तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन किस पे? CPI पे। क्लियर? CPI को पिछली वीडियो में बता दिया हूँ अच्छे से। CPI और WPI को उसको देख लीजिएगा। अब मौद्रिक नीति समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार 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 5 स्टार चॉकलेट चॉकलेट है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ आता है। तो इसमें गवर्नर पदेनाध्यक्ष होते हैं इसके, 6 सदस्य होते हैं इसके, 6 सदस्य, ये ध्यान रखने वाली बात है। पूछता है गवर्नर, RBI के जो गवर्नर होंगे वो पदेनाध्यक्ष होंगे, एक। उसके बाद 3 RBI के सदस्य होंगे और 3 की नियुक्ति केंद्रीय बैंक करती है। 6-10 सदस्य होते हैं। और ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जिसमें वोट इसका होता है
बहुमत के आधार पे, और ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहां टाई हो जाए तो उस टाइम आरबीआई का गवर्नर अपना निर्णायक वोट देते हैं और उन्हीं के फैसले से डिसाइड किया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का रुख आगे की तरफ क्या हो, भविष्य में कैसा रखा जाएगा, ब्याज दरों में कटौती की जाएगी या ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाएगी, क्या किया जाएगा, मार्केट में पैसा छोड़ना है या एक हद के बाद अब पैसा नहीं छोड़ना है, ये सब डिसाइड किया जाएगा। तो निर्णायक बहुमत के आधार पर वोटिंग होती है और निर्णायक मत होता है आरबीआई के गवर्नर के हिसाब से। क्लियर है? क्या दिक्कत है? बड़ा आसान है। समान मत की स्थिति में गवर्नर निर्णायक मत देते हैं। अब ये है आरबीआई का पूरा स्ट्रक्चर, क्या होता है आरबीआई का थोड़ा काम। अब आरबीआई कैसे कैसे काम करती है एक एक चीज को, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, जितनी भी चीजें हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉल मनी, ये सब जितनी भी चीजें हैं, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे और एकदम से दिमाग खुल जाएगा और समझ में आ जाएगा, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पूछा जाता है। एक वहाँ से नेशनल इनकम पूछा जाता है, महंगाई थोड़ी बहुत पूछ ली जाती है, और सीधा सीधा बैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी से, आरबीआई के कैसे काम होते हैं, क्या करना होता है, कब टाइट करना होता है, कब ढीला करना होता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे एडजस्ट करना होता है। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे आरबीआई काम करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जय हिंद।